हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया है। सबसे पहले मैंने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस मीन के बारे में बात करी थी और पहले हमने वन सैंपल में अर्थात एक ही सैंपल में अपने इस पॉपुलेशन मीन की सिग्निफिकेंस को कैसे टेस्ट किया जाए अर्थात एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट की बात करी थी। फिर उसी चीज़ को हमने आगे एक्सटेंड किया और हमने टू सैंपल टेस्ट की बात करी, जहाँ पर हमने अपने दो पॉपुलेशन मीन की इक्वलिटी को टेस्ट किया था और हमारी हाइपोथेसिस थी एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज़ हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं और हर एक पॉपुलेशन से हमारा एक एक सैंपल आ रहा है और अपने सैंपल की बेसिस पर हम इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या उन सारे पॉपुलेशन के आपस में जो मीन है बराबर हैं। अर्थात हमारी जो हाइपोथेसिस होगी पहले थी एच नॉट म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, फिर हो गई एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू और अब हो सकती है एच नॉट म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री अप टू से म्यू पी, अगर हमारे पास पी पॉपुलेशन है तो। अब सवाल होता है कि इस प्रकार की हाइपोथेसिस को किस प्रकार से टेस्ट किया जाए। और साथ ही आपने देखा था कि टू सैंपल टेस्ट में हमने यह माना था कि जो भी हमारे वेरिएंसेस आ रहे हैं उस पॉपुलेशन के, अर्थात अगर दो पॉपुलेशन अगर हैं और दोनों के अगर दोनों हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है तो उनके वेरिएंसेस बराबर हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हमको जब हम दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन की इक्वलिटी की बात करते हैं तो यहाँ भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या हर एक पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन वेरिएंस से बराबर है, अर्थात सारे सैंपल हमारे इस प्रकार की नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहे हैं जो सिर्फ खाली मीन की रिस्पेक्ट में वेरी करती हैं और उनका पॉपुलेशन वेरिएंस सभी का बराबर है। लेकिन अगला सवाल होता है कि यह हाइपोथेसिस किस प्रकार से टेस्ट करी जाए कि इन पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं वो भी आपस में बराबर हैं। और कायदे की बात तो ये होती है कि जब भी आपके पास अगर सैंपल आता है और इस प्रकार की आपको अगर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है तो सबसे पहले आपको अपने वेरिएंसेस की इक्वलिटी के बारे में जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है उसको करना चाहिए। और अगर ये हमारी हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है, अर्थात हर एक पॉपुलेशन के वेरिएंसेस आपस में बराबर हैं, उसके बाद आपको जो पॉपुलेशन मीन की इक्वलिटी की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है उसको करना चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में जब हमारे पास दो से ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशंस होती हैं उनके मीन के बारे में और उनके वेरिएंसेस के बारे में बात करने वाले हैं और हम दो प्रकार के टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। एक हमारा होगा इक्वलिटी ऑफ मीन्स, अर्थात हमारे सारे पॉपुलेशन मीन बराबर हैं, और दूसरा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमारा होगा कि हमारे उनके पॉपुलेशन वेरिएंसेस बराबर हैं। तो जब भी हम अपने पॉपुलेशन मीन की इक्वलिटी के बराबर होने की टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं इस प्रकार की, जहां हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं, तो इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसलिए कहते हैं कि आप जो उसका प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें से आप ये देखेंगे कि हम अपना जो भी वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन हमारे सैंपल का है, उसको हम दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। और इस आपको अगर कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है, कोई भी आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप स्वतः कंट्रोल करते हो। और आपके जो डेटा में वेरिएशन आता है, वेरिएबिलिटी आती है, उसको हम मान सकते हैं कि ये दो कारणों से आ रही है। एक तो उस सैंपल के अंदर जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उनके कारण, और दूसरा हमारे जो रैंडम फैक्टर्स हैं उनके कारण। तो हम रैंडम फैक्टर्स के द्वारा आने वाली वेरिएबिलिटी को कम से कम करने की कोशिश करते हैं और तभी हमारा जो मॉडल होता है वो हमारा अच्छा होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हम अपने टोटल वेरिएंस को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, टोटल वेरिएबिलिटी को दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में ऑर्थोगोनली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक हिस्सा हमारा उस सैंपल के अंदर की जो वेरिएबिलिटी है
उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देगा, और दूसरा हिस्सा हमारे ऑब्जर्वेशन में जो रैंडम वेरिएशन है उसके कारण जो वेरिएबिलिटी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और फिर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और अपने सबसे पहले अपने इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को समझते हैं। उसका आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको समझते हैं, और उसके बाद हम अपने पॉपुलेशन वेरिएंस की जो इक्वलिटी है हम उसकी बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। अर्थात हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस से संबंधित हमारा जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है उसको समझेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे अपने इक्वलिटी ऑफ मीन्स अर्थात हमारे जो भी पॉपुलेशन मीन है उनकी इक्वलिटी की बात करेंगे, और जो उनसे संबंधित हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होगा उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनोवा, ANOVA। और आप देखेंगे कि सामान्य भाषा में हम लोग एनोवा को ही कहते हैं, एनोवा या एनोवा टेबल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से हमने 2 सैंपल टेस्ट में बात करी थी कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं और वहाँ से हम इस प्रकार की हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, H0 μ1 = μ2। अब हम अगर ये एज्यूम करें कि हमारे पास 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल हैं, राइट। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास k इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, और इसी हाइपोथेसिस को हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से μ1 = μ2 = μk, राइट। और जो हमारा 2 सैंपल का सेटअप था उसको हम इस k सैंपल के सेटअप में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो जैसे मैंने कहा कि आपके ये सारे के सारे सैंपल इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपको याद होगा कि हमने जब 2 सैंपल टेस्ट की बात करी थी तो हमने वहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल की बात करी थी। तो यहाँ पर हम इनको सारे सैंपल्स को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास k नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं, और जिसमें से हर एक का मीन हमारा है सपोज μ1 μ2 μk। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ith पॉपुलेशन है वो हमारी नॉर्मल है, उसका मीन हमारा है μi, लेकिन उसका वेरिएंस बराबर है सिग्मा स्क्वायर, राइट। और हमने हर एक पॉपुलेशन से हमने ni साइज का सैंपल निकाला है। तो कुछ इस तरह की बात है कि हमारे पास 1 2 अप टू हियर k पॉपुलेशंस हैं, और यहाँ से हमने सैंपल साइज निकाला है n1 का, दूसरी पॉपुलेशन से n2 का, और तीसरी पॉपुलेशन से n3 का, और इसी तरह से kth पॉपुलेशन से nk का। और हर एक पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है, लेकिन उनका मीन μ1 μ2 μk है, लेकिन सभी का वेरिएंस हमारा बराबर है, राइट। ये हमारा एजम्पशन है, राइट। और ये हमारे सारे जो वेरिएंसेस हैं ये हमको अननोन है, और जो हमारे मीन है ये भी हमको अननोन है। तो अर्थात हमारे जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और उनके हमारे वेरिएंसेस भी अननोन हैं, लेकिन इक्वल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि हर एक पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर है, और हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हमारे पॉपुलेशन मीन μ1 μ2 μk अलग अलग हैं। इसको हम अपनी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अर्थात एनोवा के द्वारा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस हमारी होती है वो होती है H0 μ1 = μ2 = μk। और जो भी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो ये होती है कि कम से कम एक हमारी μi ऐसी है जो μj से डिफरेंट है, जहाँ पे i is not equal to j और i goes from 1 to k। अर्थात μ1 μ2 μk में से कोई भी हमारी एक रिलेशनशिप ऐसी है 2 पॉपुलेशन मीन के बीच में, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमारे 2 मीन आपस में बराबर नहीं हैं। ओके, अब हम अगर समझने की कोशिश करें कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस में अपना कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे जो डेटा निकलता है उसके अंदर वेरिएबिलिटी निहित होती है, वेरिएबिलिटी उसके अंदर एंटर कर जाती है। और ये जो हमारी वेरिएबिलिटी होती है या जो उस डेटा में जो वेरिएशन आता है उसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं, और उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं उनके कारणों को। एक तो हमारा होता है कि जो असाइनेबल कॉजेज है, अर्थात जिनके बारे में हमको मालूम है कि किन कारणों से हमारी वेरिएबिलिटी अंदर आ सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम 5 कोई एक मशीनें हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हमको पहले से पता है कि इन 5 मशीनों की जो परफॉर्मेंस अलग अलग है या उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उसके कारण वेरिएबिलिटी आ जाती है, लेकिन वो हम उसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी मशीन उसी प्रकार से कार्य करती है। इस तरह के जो हमारे वेरिएशंस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सप्लेन वेरिएशन, राइट। अर्थात कि जिस वेरिएशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हमको मालूम होता है। और दूसरे प्रकार के हमारे वेरिएशन होते हैं रैंडम कारणों से, जिनको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन,
राइट, कि हमारे जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे कुछ रैंडम फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे कि अगर हम कहें टेम्परेचर, कोई भी स्थिति में अगर या कोई भी कमरे के अंदर हम कहते हैं कि टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री है, तो क्या कमरे के हर हिस्से में हमारा टेम्परेचर एग्जैक्टली 25 डिग्री होता है? या अगर हम कोई एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करते हैं और हम कहते हैं कि हमने पूरे खेत में 5 किलो फर्टिलाइजर डाली है, तो क्या पूरे खेत के हर हिस्से में हमारी जो फर्टिलाइजर की क्वांटिटी बराबर से इस्तेमाल होती है? या अगर हम कहें कि हमारे खेत की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो हर जगह पे बराबर है, या उस मिट्टी में जो क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन है वो हर हिस्से में बराबर है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के फैक्टर्स को हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और जब भी हम किसी एक अच्छे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक अच्छा प्रोसीजर वही होगा जहां पर हमारा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमारा कम से कम होगा। अर्थात जो भी हमारी रैंडम एरर्स हैं वो उसमें हमारी कम से कम होंगी और रैंडम एरर्स के कारण जो हमारा वेरिएशन कम से कम होगा। तो इसलिए हमारा अब एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हमारा टोटल वेरिएशन है, टोटल वेरिएंस हमारे उस डेटा में है, उसको हम 2 हिस्सों में बांटना चाहेंगे और ये पता करना चाहेंगे कि कितना हमारा एक्सप्लेन वेरिएशन है और कितना हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। और ये जो कार्य हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो अब जो हमारी जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसमें क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमारी वेरिएबिलिटी को 2 प्रकार के कारणों में डिवाइड करती है। असाइनेबल कॉसेस के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिशन, और रैंडम कारणों के कारण के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अब इशू ये आता है कि इस प्रकार के टोटल वेरिएंस को जो हमारे डेटा के अंदर है उसको हमको इस अपने 2 हिस्सों में बांटना है, तो इसको किस प्रकार से किया जाए, अर्थात किस प्रकार से टोटल वेरिएंस को इन 2 हिस्सों में बांटा जाए। और इसको हम कह देते हैं कि बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल वेरिएबिलिटी। अर्थात हमारे पास जो कोई भी एक सैंपल है उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसके अंदर भी अपनी कुछ वेरिएबिलिटी होती है। और साथ ही साथ इस प्रकार से अगर हम देखें, हमारे पास अगर 3 पॉपुलेशन से सैंपल आ रहे हैं तो हर एक सैंपल के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी होगी, और साथ ही साथ इन सैंपल के बीच में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबिलिटी होगी, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में। राइट, तो अब इस टोटल वेरिएबिलिटी को अपने बिटवीन सैंपल वेरिएशन और विद इन सैंपल वेरिएशन में बांटने का कार्य एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करता है। राइट, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी है उसके लिए हम अपने हर एक सैंपल का सैंपल मीन निकाल लेते हैं और उसको हम उसकी जो वेरिएबिलिटी है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अगर k सैंपल्स आए अगर हैं, हर एक पॉपुलेशन से हमने एक ni साइज का सैंपल निकाला है, इस प्रकार से N1 साइज का, N2 साइज का, NK साइज का, और यहाँ से हमने जो भी हमारा सैंपल था उसका मैंने मीन निकाल लिया, x1 बार, x2 बार, xk बार। राइट, तो इस सैंपल मीन को हम निकाल लेते हैं और उसके द्वारा हम अपनी बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी को हम उसको स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से विद इन सैंपल वेरिएबिलिटी को हम हर एक सैंपल के अंदर जो भी हमारी वेरिएबिलिटी है उसके द्वारा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और जब हम यह कहते हैं कि अगर जो हमारा बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी अगर विद इन सैंपल वेरिएबिलिटी से बहुत ज़्यादा है तो यह इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन मीन हमारे बराबर नहीं है, अर्थात जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारी सही है। राइट, क्योंकि ये अप्रोच हमारे इस विद इन और बिटवीन ग्रुप वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने की अप्रोच पर डिपेंडेंट है, निर्भर करती है, इसीलिए हम इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। राइट, अब हम आपको यहाँ पे इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो मैथमेटिकल डिटेल्स हैं उसको हम नहीं देंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं, उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपने हर एक पॉपुलेशन से आपने एक N1, N2, NK साइज का सैंपल निकाला है, तो जो हमारा टोटल सैंपल साइज हमारा क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस NK, और इसको हम स्मॉल n के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ith सैंपल की बात करें तो ith सैंपल से हमने ni साइज का एक सैंपल निकाला है, तो उस सैंपल का हम अपना सैंपल मीन निकालते हैं जो हमारा इस प्रकार से निकल आएगा 1/ni समेशन i goes from 1 to ni xi।
और इसी ith सैंपल का जो अपना सैंपल वेरिएंस है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम SI स्क्वायर से दिखाते हैं, जो हमारा 1/ni-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to ni xi माइनस x बार i होल स्क्वायर के बराबर है, राइट। और उसके बाद हम अपना जो भी सैंपल मीन निकालते हैं x बार, जो हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n1 प्लस n2 प्लस nk, जिसको हमने n के द्वारा दिखाया हुआ है। तो इन सारे के सारे n ऑब्जर्वेशन का जो मीन हमारा है वह हमने x बार के द्वारा दिखाने की कोशिश करी है, और उसको हम स्मॉल x बार से दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, x बार हमारा हो गया हमारे पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और x बार i हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीन ऑफ ith सैंपल। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी को निकालते हैं, और उसको हम निकालने के लिए अपने के जो हमारे सैंपल मीन्स आए हैं x बार 1, x बार 2, x बार के, उनका हम एक वेटेड, उनको हम उनके सैंपल साइज के द्वारा वेट असाइन करके हम उसका मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट या मीन स्क्वायर ड्यू टू बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी निकालते हैं। उसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो अगर हमारे पास x बार 1, x बार 2, x बार के हमारे पास k सैंपल मीन्स हैं, तो उनको हम उनका जो भी रिस्पेक्टिव सैंपल साइज है ni, उसके द्वारा वेट असाइन करते हैं, और उसकी बेसिस पे हम अपना मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, या उसको हम मीन स्क्वायर ड्यू टू बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं MSBV, ये हमारी किस प्रकार से डिवाइड होती है, ये हमारी SSBV अर्थात सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू बिटवीन वेरिएबिलिटी। तो SS का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट, और PV के क्या मतलब है, बिटवीन वेरिएबिलिटी। और इसको हम इसकी रिस्पेक्टिव जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं हम उसको वहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो हम आपको यहाँ पे जो उसके मैथमेटिकल डिटेल नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये जो आपका SSBV है, ये आपका इस प्रकार का आ जाएगा, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k ni x बार i माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k माइनस 1। k माइनस 1 हमारी इसकी MSBV से संबंधित डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, राइट। और ये जो SSBV हमारा है, ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बिटवीन सैंपल वेरिएबिलिटी है, अर्थात हमने x बार 1, x बार 2, x बार k को हमने जो उनका मीन है x बार, उसके द्वारा कंपेयर करने की कोशिश करी है। ओके, उसके बाद हम अगले स्टेप पर अपनी विदिन सैंपल वेरिएबिलिटी निकालते हैं। इस विदिन सैंपल वेरिएबिलिटी को निकालने के लिए हम अपने सैंपल वेरिएंसेस का वेटेड मीन निकालते हैं, और जिसको हम कहते हैं MSE, मीन स्क्वायर एरर, MSE। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास दो तरीके की ये MSE को यूज़ करते हैं। एक तो हमारा ये है MSE मीन स्क्वायर एरर, जो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के एक संदर्भ में यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारा होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, जो हमारा वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एनोवा में हम मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने एरर के द्वारा दी हुई MSE अर्थात मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी मीन स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए हम उसको सम ऑफ स्क्वायर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा SSE हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रैंडम एरर्स। और ये क्या करता है, ये हमारा अपने उस ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी हमारी वेरिएबिलिटी है उसको मेजर करने की कोशिश करता है। और ये SSE को आप अगर देखोगे तो मैंने कैसे डिफाइन किया है, वेटेड, एक उनका पहले हमने वेटेड सम यहाँ पे लिया हुआ है, और ये हमारे किस प्रकार से i गोज फ्रॉम 1 to k ni माइनस 1 SI स्क्वायर। तो SI स्क्वायर क्या है, ये हमारे ith सैंपल का जो सैंपल वेरिएंस है, राइट। तो इसको आप अगर देखोगे तो ये आपका देखिए SSE हो गया, और इस SSE से संबंधित जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो हमारी n-k होती हैं। तो आपका देखिए इस प्रकार से MSE निकल आया। ओके, अब हम आपको याद होगा कि हमने कुछ अपने chi2TF करके अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, तो अब हम उनका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम यह बता सकते हैं कि SSBV अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये जो हमारी स्टैटिस्टिक है इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अंडर H0। अर्थात जब हमारी H0 ट्रू होती है, देन SSBV अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर और विद k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। उसी प्रकार से जब हमारी H0 ट्रू होती है, देन SSE अपॉन सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा
काई स्क्वायर विद n माइनस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। और साथ ही साथ ये हमारे आपस में इंडिपेंडेंट भी होते हैं। और ये सारे के सारे जो भी हमने रिजल्ट आपको बताए हैं, इसको हम स्टैटिस्टिकली भी हम प्रूफ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे उनका प्रूफ अवॉइड किया हुआ है। तो ये जो हमारे SSBV और SSE दोनों हमारे आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आपको याद होगा कि अगर हम दो रैंडम वेरिएबल लेते हैं और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर काई स्क्वायर होता है और दोनों अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर हम हर एक वेरिएबल को उनकी रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ में डिवाइड करके अगर हम उनका रेशियो लेते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता था, आपको कुछ ध्यान में है? आपको याद होगा कि पहले हमने दो वेरिएबल लिए थे x, y, और हमने कहा था कि x हमारा काई स्क्वायर विद m डिग्रीज है और y हमारा काई स्क्वायर विद n डिग्रीज है। तो अगर हम x अपॉन n डिवाइडेड बाई y अपॉन n अगर कहते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा FMN होता है। ये हमने F डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में इसकी बात करी थी। तो यहाँ भी आप अगर देखोगे कि x आपका किस प्रकार से हो गया, आपका जैसे SSBV है, और y आपका क्या हो गया, जैसे SSE है। m आपका कितना हो गया, k-1, और n आपका कितना हो गया, n-k की तरीके का हो गया। राइट। तो अगर आप इस रिजल्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब हमारी इट्स नॉट ट्रू होती है, देन MSBV अपॉन MSE इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा F डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी k-1 और n-k होंगी, और इसको हम F के द्वारा दिखाते हैं। और अब आपको देखिए समझ में आएगा कि हमने अपने काई स्क्वायर टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन को अपनी इन भिन्न भिन्न प्रकार की स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। और यही बात मैंने आपको उस वक्त बताया भी था कि ये हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं, ये जब हम आगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे तो भिन्न भिन्न जगह पर हमको इनका इस्तेमाल पड़ेगा। राइट। अब इसकी बेसिस पे अगर आपके पास अब स्टैटिस्टिक्स आ गई, अब आपको पता है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अगर आपको करना है तो किस प्रकार से करना है और उसका डिसीजन रूल किस प्रकार से निकलेगा। हम ये कह सकते हैं कि H0 को रिजेक्ट कर दीजिए अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, जब P वैल्यू हमारी लेस देन अल्फा हो। अल्फा हमारा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। राइट। ये जो हमारा MSBV हमने लिखा हुआ है, इसको हम बहुत जगह आप देखोगे तो मीन स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और इसको हम MSTR से भी डिनोट करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में आपको ऐसा दिखाई देगा। और उसी तरीके से जो हमारा SSBV है, जो हमने सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बिटवीन वेरिएबिलिटी लिया हुआ है, इसको हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और इसको बहुत जगह पे SSTR इस प्रकार से या कभी कभी SSTR इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो और जो इसकी बेसिस पे हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स है, कि किसको हमने कह दिया TSS, ये हमारा SSTR और SSE का सम होता है। राइट। आप देखोगे कि ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर से, इसको हमने सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर लिखा हुआ है। और ये दोनों जो हमारे पार्टीशंस होते हैं, ये हमारे ऑर्थोगोनल होते हैं। और इसको करने के लिए हमारी एक थ्योरम होती है, फिशर कॉकरन थ्योरम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा जो इनका हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम निकालते हैं। राइट। और ये सारी जो हमने क्वांटिटी ली हैं, MSBV या MS ट्रीटमेंट या SSBV SS ट्रीटमेंट या TSS SSE, इन सारी क्वांटिटीज़ को हम एक एनोवा टेबल के फॉर्मेट में लिख देते हैं, किसके द्वारा इसके रिजल्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारी एनोवा टेबल या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल किस प्रकार की होती है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह की टेबल को आप अगर देखेंगे, तो सबसे पहली रो में हम अपना पहले करते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन, अर्थात हमारे डेटा में हमारा वेरिएशन किन सोर्सेज से आ रहा है। तो प्राइमरली हमारे पास दो मैंने यहाँ पे सोर्सेज लिए हैं, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विद इन ग्रुप वेरिएशन। और विद इन ग्रुप वेरिएशन को ही हमने एरर भी दिया हुआ है, और इनकी जो हमारी रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं, बिटवीन ग्रुप्स की k-1, विद इन ग्रुप की n-k। और उसके बाद में हम अगर इनका टोटल करेंगे, तो देखिए ये आपका टोटल वेरिएशन आ गया, और जो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई n-1। ये किस प्रकार से आई है, ये हमने इन दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यहाँ पर ऐड कर दिया है, k-1 प्लस n-k। राइट। और उसी तरीके से जो बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप का हम सम ऑफ स्क्वायर्स लिखते हैं, जिसको हमने यहाँ पे SSBV और SSE के द्वारा दिखाई दिया है। और उसके बाद हम TSS लिखते हैं, जो हमारा TSS ये हमारा SSBV और SSE का सम होता है। उसके बाद में हम अपने इस MSBV मीन स्क्वायर को हम डिफाइन करते हैं। तो मीन स्क्वायर ड्यू टू बिटवीन वेरिएशन, इसको हम SSBV अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कर देंगे, और उसी तरह से MSE को हम SSE अपॉन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थात n-k कर देंगे। और फिर हम अपने इस MSBV और MSE का जो रेशियो है, उसको हम लिख देंगे, और उसको हम यहाँ पे F
वैल्यू का एक कॉलम देते हैं। तो इस टेबल को देख करके आपको देखिए एनालिसिस और वेरिएंस के अंदर जो जो हमारे भिन्न भिन्न कंपोनेंट है सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है। और आप देखेंगे कि जो भी हमारा आर सॉफ्टवेयर में इसका आउटपुट भी आता है उसके अंदर भी इस प्रकार से एनोवा टेबल हमको दी गई होती है, राइट। तो चलिए अब हम इसी एनालिसिस और वेरिएंस को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट के कुछ हमारे नंबर आए हैं इम्तहान में और उसकी बेसिस पे हमने उनको ग्रेड्स दी हुई हैं ABC। जैसे आपने देखा है कि बहुत से कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेड्स देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके 90% के मार्क्स अगर ऊपर हैं तो A स्टार ग्रेड, अगर 80 से 90 के बीच में है तो A, और अगर इसी तरह से अगर 70 से 80 के बीच में है तो B इत्यादि। तो इसी प्रकार से कोई एक ग्रेडिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत इन नंबर्स की बेसिस पर यहाँ पर ग्रेड्स दी गई हैं। अब देखिए अंतर क्या है, ग्रेड्स आपकी अल्फ़ाबेट्स होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं ABC, और जबकि आपके नंबर जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। तो इन 20 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं और जो ग्रेड्स हैं उनको यहाँ पर हमने इस डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया है। और इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से, जैसे कि हमारी जो पहली वैल्यू है मार्क्स की 20 है और पहली वैल्यू हमारी ग्रेड्स की है C, अर्थात जिस स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले हैं उसको ग्रेड 3 दी गई है। उसी प्रकार से जो हमारा अंतिम स्टूडेंट है उसको हमारे 85 मार्क्स मिले हैं और उसको यहाँ पे A ग्रेड दी गई है, राइट। तो इसी तरीके से हमने इस अपने ऑब्जर्वेशन को लिया हुआ है और हम देखते हैं कि चूंकि हमारी ग्रेड्स इन नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इम्तिहान में कितने मार्क्स आए हैं, तो इसलिए हम आर सॉफ्टवेयर में एक अपनी एनालिसिस और वेरिएंस को करते हैं और हम ये देखते हैं कि हर एक ग्रुप में, अर्थात वह ग्रुप जिनमें बच्चों को A ग्रेड मिली है, वह दूसरा ग्रुप जिसमें बच्चों को B ग्रेड मिली है, और तीसरा ग्रुप जहाँ पे हमारे स्टूडेंट को C ग्रेड मिली है, क्या उनके एवरेज मार्क्स आपस में बराबर हैं या डिफरेंट हैं। क्योंकि आपने देखा है कि अगर हमने कहा कि 70 से 80% के बीच में अगर हम ग्रेड आपको देंगे B, तो किसी के 72 हैं या किसी के 75 हैं या किसी के 78 हैं या 79 है, सभी में हर एक स्टूडेंट को B ग्रेड ही मिलनी है। ओके, तो अब आर सॉफ्टवेयर में इस एनालिसिस और वेरिएंस को कंडक्ट करने का हमारा जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है। AOV ये हमारा कमांड होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। उसके अंदर हम अपना जो फार्मूला देते हैं, फार्मूले को इस प्रकार से देते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसमें से हम किस प्रकार की एनालिसिस और वेरिएंस करना चाहते हैं, ये हम आपको भी करके दिखाएंगे। उसके बाद में हम अपना डेटा देते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे देते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमारा एक लॉजिकल फ्लैग होता है और जहाँ पे हम ये हमारी आवश्यकता होती है कि हमको प्रोजेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी होते हैं ऑप्शन, जैसे QR हमारा QR डिकम्पोजिशन के बारे में होता है, उसी प्रकार से हमारे कंट्रास्ट के बारे में होता है। तो इसलिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको आप अपने डिटेल में आप हेल्प मेन्यू से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको एनालिसिस और वेरिएंस के जो बाकी और डिटेल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। हम यहाँ पे अपनी जो एनालिसिस है उसको सिंपल फार्मूले से रखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के और जिनको हमने ग्रेड्स ABC दी हुई है, तो उनके बीच में हमारा कोई वेरिएशन है कि नहीं, उसको अगर देखना अगर है ग्राफिकली, तो आप उसको चाहें तो ग्रुप बॉक्स प्लॉट से भी समझ सकते हैं। और ग्रुप बॉक्स प्लॉट तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अगर आपने देखा कि हम यहाँ पे अगर बॉक्स प्लॉट को इस प्रकार से बनाते हैं, मार्क्स और टिल्डा ग्रेड्स, ये वाला जो साइन है ये आपके कीबोर्ड में होता है। ये यूजुअली पहला साइन बाएं हाथ पर होता है ये। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो इस प्रकार का हमारा देखिए ये बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। एक्चुअली में ये जो हमने मार्क्स टिल्डा ग्रेड लिखा हुआ है, इसी के द्वारा हम ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम दिखाते हैं। ओके, तो इस फार्मूले में क्या हमको देना है, पहले हमको देना है नंबर, उसके ऊपर जो भी हमारे ग्रेड्स हमारे अल्फ़ाबेट्स में दी गई हैं उसको हमको लिखना होता है। अब आप लेकिन इस जब बॉक्स प्लॉट को देखेंगे तो इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि ग्रुप C, ग्रुप B और ग्रुप A के नंबर हमारे देखिए इस प्रकार से हैं। ये बीच वाली जो लाइन हमारी होती है ये हमारी मीडियन होती है। तो आपने देखा कि ग्रुप C में कहीं पे हमारे पास जो भी जिन बच्चों को ग्रेड 3 दी गई है, अर्थात कम नंबर पे, उनका करीब 22-30 नंबर के आसपास होंगे। और जो हमारे ग्रेड B वाला ग्रुप है, ग्रेड B वाले ग्रुप में हमारे पास 60 से 65 के बीच में जो नंबर बच्चों को दिए गए हैं, और जिन बच्चों को ग्रेड A दी गई है उनको करीब 80% के आसपास नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक आउटलायर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। आउटलायर है, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, ये बाकी सैंपल से हमारा अलग है। ओके, अब इसी चीज़ को जरा हम अपने इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपने किस प्रकार से दिया, मार्क्स टिल्डा ग्रेड्स, राइट। आपको इसी प्रकार से फॉर्मूला लिखा जाता है। इसी तरह का फॉर्मूला आप आगे देखोगे जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे वहाँ भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना जो भी नंबर की बेसिस पर हमने ग्रुप डिवाइड किए थे, और जो हमारे ग्रुप्स हैं उनको हमने ग्रेड्स नाम के वेक्टर के अंदर स्टोर किया हुआ है।
ये हमने दे दिया। अब इसका आप अगर आउटकम देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट। ये देखिए क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने लिया था SS, और फिर दिया हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थात DF। तो देखिए ग्रेड्स के वाला जो हमारा वेरिएबल है उसका सम ऑफ स्क्वायर्स हमारा इतना आ रहा है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी है 2, ठीक है। क्यों? K-1। तो K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। आपके पास 3 ग्रुप हैं ABC, राइट। और उसी प्रकार से जो आपका SS रेजिडुअल है ड्यू टू रैंडम एरर्स के कारण जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर सारा है वो देखिए इतना आ रहा है 2144, राइट। और इसकी जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 27 आ रही हैं। अब इसी को हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और लाइन होती है एस्टिमेटेड इफेक्ट में भी अनबैलेंस्ड। तो इसके बारे में हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं डिज़ाइन में, उसकी बात करी गई, लेकिन यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो देखिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट है। अब हम एक काम करते हैं, जरा सा हमने ये जो भी अपना ये डिटेल्स निकाले हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल के, इसकी बेसिस पे हम इसकी समरी निकालते हैं और इसके द्वारा हम अपना टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कर सकते हैं। तो देखिए जब हम अपने इस कमांड की जो हमने पहले भी यूज़ किया AOV मार्क्स टिल्डा ग्रेड्स, इसकी अगर हम समरी निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार का हमारा कुछ आउटपुट आ जाएगा। जो हमने पहले अभी रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स से थे वेरिएशन के, ग्रेड्स और रेजिडुअल। तो ग्रेड्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, रेजिडुअल 27 थी, और उनका सम ऑफ स्क्वायर्स हमारा इतना 16363 और रेजिडुअल का 2145 था। उसकी बेसिस पे अब देखिए यहाँ पे जो आगे का परिवर्तन हुआ, यहाँ पर हमने निकाला है मीन स्क्वायर अर्थात MS। तो ये जो 8181 है ये हमारे कितना कैसे आ गया? SS ग्रेड्स और डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरीके से जो हमारा मीन स्क्वायर ड्यू टू रेजिडुअल आ गया, तो इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया? SS रेजिडुअल डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसकी बेसिस पे जब हमने इसका रेशियो लिया तो देखिए हमको यहाँ पे F वैल्यू मिल गई। और F वैल्यू मिलने के साथ ही आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन F, अर्थात ये हमारी P वैल्यू है, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये 3 स्टार बने हुए हैं, तो इसने यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस कोड अल्फा इक्वल टू 0.001, 0.01, 0.05, 0.1 इसके आपको कोड्स दिए हुए हैं। तो अब अगर आप अपने नियम को लगाइए कि अगर आप लेते हो अल्फा इक्वल टू 0.05 मान लीजिए, तो P वैल्यू आपकी देखिए अल्फा की वैल्यू से बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 मतलब क्या है कि आपकी ये जो H0 क्या थी, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, ये आपकी रिजेक्ट है, अर्थात इसमें से कोई एक यूनिट ऐसी है जो हमारी बराबर नहीं है। अर्थात इसमें से कोई ऐसा हो सकता है कि या तो μ1 इक्वल टू μ2 ना हो, या μ2 इक्वल टू μ3 के ना हो, या तीनों आपस में बराबर ना हो। तो ये अगर आप यहाँ से इस बॉक्स प्लॉट से भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा कि जिन बच्चों को आपने ग्रेड A दी है उनके मार्क्स 80 के आसपास के हैं, जिन बच्चों को ग्रेड B दी है उनके एवरेज मार्क्स 60 के आसपास के हैं, और जिन स्टूडेंट्स को आपने ग्रेड C दी है उनके मार्क्स आपके 23-24 के आसपास के हैं। अर्थात तो इनके बीच में अंतर तो है ही है, राइट। तो और यही आपको जो रिजल्ट तो यहाँ से भी आपको मिल गया जो आपने एनालिसिस वेरिएंस के द्वारा दिया हुआ है, राइट। तो अब R सॉफ्टवेयर में हमारे पास इसी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को करने का एक और कमांड भी होता है, और इसको हम कहते हैं, जो हमारा कमांड है वन वे डॉट टेस्ट, राइट। ये जो हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमने आपको करी है, ये हमारी एक्चुअली में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब है कि यहाँ पर खाली एक ही फैक्टर हमने लिया है जो हमारे वेरिएशन को इफेक्ट कर रहा है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, तो उससे संबंधित जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होती है उसको हम टू वे एनोवा कहते हैं। या अगर हमारे पास 3 अगर फैक्टर्स हैं जो हमारे वेरिएशन को इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम 3 वे एनोवा कहते हैं। उसी प्रकार से इसका भी नाम है वन वे डॉट टेस्ट, जो हमारी वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को इंडिकेट करता है। तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन हमारा जो इसका फॉर्मूला है यूज करने का वो इस प्रकार से है। वन वे डॉट टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना है, उसके बाद में आपको अपना डेटा देना है, फिर आपको यहाँ पे सबसेट देना है, NA डॉट एक्शन देना है, आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। वेरिएंस डॉट इक्वल है, अर्थात आपने जिन पॉपुलेशन से अपना सैंपल निकाला है वहाँ पर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि उनका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो आपस में बराबर है। तो जैसे हम लोग को आपको मैंने पहले बताया था कि जो फॉर्मूला होगा LHS टिल्डा RHS होगा, जहाँ पे LHS हमारा सैंपल वैल्यूज को देगा, RHS हमारा उनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स को देगा, राइट। और डेटा हमारा है जो हमारा मैट्रिक्स या डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हम डेटा को देंगे। सबसेट हमारा एक हमारा ऑप्शनल वेक्टर होता है NA डॉट एक्शन के
द्वारा हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ को किस प्रकार से हैंडल करना है, अर्थात कोई वैल्यू अगर एन ए के फॉर्म में दी है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। और वेरिएंस डॉट इक्वल अगर अभी हमारा एक लॉजिकल वेक्टर है ट्रू या फॉल्स में, अगर हम कहते हैं ट्रू अर्थात कि हर एक पॉपुलेशन का वेरिएंस बराबर है, तो और अगर ये बराबर नहीं होता है तो हम उसको करते हैं फॉल्स। उसके द्वारा हमारे पास वेल्श के द्वारा एक अलग तरीके का मेथड दिया गया है, हम उसको इस्तेमाल करने की करते हैं। राइट, अब हम जरा सा इसी अपने उदाहरण को इस कमांड के द्वारा भी हम देखते हैं उसमें से क्या होता है। उसका उत्तर तो देखिए एक ही आएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया वन वे डॉट टेस्ट लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और फिर मार्क्स टिल्डा ग्रेड्स। तो देखिए यहाँ पर आपका आउटकम इस प्रकार से आ गया कि वन वे एनालिसिस ऑफ मीन्स है और नॉट एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस। डेटा आपका क्या है, मार्क्स और ग्रेड। अब इसमें से देखिए एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 88.396। न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी आ गई, 2। आपके पास मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू ट्रीटमेंट या बिटवीन ग्रुप डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अर्थात जो भी सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट की आ गई। राइट, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब हम सॉफ्टवेयर में करते हैं तो ये हमारा 14.865 होता है, जबकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी एक इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। तो लेकिन सॉफ्टवेयर तो हमारा अपना काम खाली कैलकुलेशन का करता है, उसका इंटरप्रेशन का काम हमारा होता है। और साथ में इसकी देखिए जो पी वैल्यू आ गई वो आपकी 5.588 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 हो गया। तो इसको कोई देखिए ये आपकी पी वैल्यू हो गई। तो पी वैल्यू आपकी अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 से बहुत छोटी है, तो इस केस में भी आपकी एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगी। राइट, और उसके बाद में हम अगर यहाँ पे अगर हम कुछ और करना चाहते हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे वेरिएंस हमारे बराबर नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पर अपना एक ऑप्शन दे देंगे कि वेरिएंस डॉट इक्वल इज इक्वल टू फॉल्स। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ने के पहले हम इस उदाहरण को आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम इस डेटा को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपना जो भी कमांड है हम उसको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले चलिए हम आपको इसका जो बॉक्स प्लॉट है उसको भी दिखा दें, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा ये किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखिए आपने देखा कि ये 3 बॉक्स प्लॉट है जो, और हर एक बॉक्स की जो मिडिल लाइन है ये हमारी मीडियन को दिखाती है, और तीनों की मीडियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अर्थात उनकी जो एवरेज वैल्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मीडियन भी तो हमारा एक सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका होता है। राइट, अब हम यहाँ पर अपना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं। तो आपने देखा कि जो आपको मैंने आउटपुट दिखाया था वही आउटपुट देखिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपको सम ऑफ स्क्वायर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ग्रेस, रेजिडुअल इत्यादि दिए हुए हैं, और इसी की आप अगर यहाँ पर समरी निकाल देंगे तो आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। देखिए ये आपको क्या, आप अगर देखिए तो ये आप एनोवा टेबल ही तो है। राइट, तो ये आपको एनालिसिस और वेरिएंस टेबल यहाँ से मिल जाएगी। और इसी कार्य को अगर आप अपने इस दूसरे वाले जो कमांड के साथ में आप अगर करना चाहते हैं तो आपको इसको वन वे डॉट टेस्ट देना पड़ेगा, और देखिए इसमें से भी आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल गई। राइट, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस एनालिसिस और वेरिएंस को आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है और इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब एनोवा के बाद में हम आपको आगे बढ़ने के पहले ये बता दें कि अभी तो हमने आपको एक यूनिवेरिएट के केस में एनालिसिस और वेरिएंस बताई है। इसी चीज़ को हम अपने मल्टीवेरिएट के केस में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं मैनोवा, MANOVA, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। राइट, तो हम यहाँ पर मल्टीवेरिएट एनालिसिस और वेरिएंस एक मल्टीवेरिएट प्रोसीजर होता है, हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लेकिन मुझको ये पूरा भरोसा है कि अगर मैंने आपको यह यूनिवेरिएट एनालिसिस और वेरिएंस बता दिया है तो आपको उसको मल्टीवेरिएट में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर हमारे पास x1, x2, xk है, वहाँ पर हमारे पास जो हमारे रैंडम ऑब्जर्वेशन की जगह रैंडम वेक्टर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं, और उसके द्वारा जो हमारी एफ स्टैटिस्टिक्स होती है वो वहाँ पे विल्क्स लैम्डा के नाम की एक स्टैटिस्टिक्स होती है वो आ जाती है, लेकिन जो हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर है वो हमारा पूरा सेम ही रहता है। तो इस एनालिसिस और वेरिएंस के टॉपिक के बाद में हम आपको यहाँ पे बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने अपनी इस एनालिसिस और वेरिएंस में आपने ये देखा कि आपकी हाइपोथेसिस थी H0 μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μk। राइट, और इसमें से आपने एज्यूम किया कि हर एक सैंपल हमारा एक नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है, जहाँ पर ये नॉर्मल पॉपुलेशन हमारे मीन की रिस्पेक्ट में तो अलग अलग हैं, लेकिन सभी का वेरिएंस सेम है, और सारा का सारा आपका जो टेस्टिंग प्रोसीजर इसी एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है।
कि हर एक पॉपुलेशन का वेरिएंस बराबर है। अब अगर ये वेरिएंस बराबर नहीं होगा तो आपका टेस्टिंग प्रोसीजर बदल जाएगा। तो इसलिए जब भी हमारे पास डेटा आता है तो पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम ये टेस्ट करें कि क्या हमारे सारे पॉपुलेशन के वेरिएंसेस बराबर हैं। तो इसलिए हम एक यहाँ पर अपनी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, जहाँ पे हम अपने वेरिएंस की इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, और इसी को हम जो हम कहते हैं कि जब हम वेरिएंस के बराबर होने की बात कर रहे हैं तो अर्थात हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार का टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने के लिए हमारे पास टेस्ट है जिसका नाम है बार्टलेट टेस्ट। राइट, तो इस बार्टलेट टेस्ट को हम इस बात को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो हमारे उस पॉपुलेशन से आ रहे हैं जहाँ पर हमारा वेरिएंस बराबर है कि नहीं है। राइट, और इसका काम हमको एनोवा में पड़ता है। तो अगर हमारे पास के सैंपल्स हैं और अगर हम ये मानते हैं कि हमारे जो भी हर एक सैंपल जिस पॉपुलेशन से आ रहा है उन पॉपुलेशन के हमारे सारे वेरिएंस बराबर हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। और इसको हम अपनी नल हाइपोथेसिस के द्वारा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी नल हाइपोथेसिस इस प्रकार की होती है, H0 सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा के स्क्वायर। और जो अल्टरनेटिव हमारी होती है कि कम से कम एक हमारी जो सिग्मा आई स्क्वायर है वो हमारी सिग्मा जे स्क्वायर से अलग होगी, यहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे। राइट, और आई गोज फ्रॉम 1 to k। राइट, अब इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होती है वो इस प्रकार की है। राइट, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे ये आपका देखिए लॉग ऑफ एस पी स्क्वायर है, जहाँ पे एस पी स्क्वायर हमारा पूल्ड वेरिएंस है जिसको हम ग्रुप वेरिएंस का एक एवरेज का एक वेटेड एवरेज निकालने करके डिफाइन करते हैं। तो देखिए ये आपका इसका एक्सप्रेशन हो गया, जहाँ से आप इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को आप कंप्यूट करते हैं और कंप्यूट करके आप अपना इसमें से टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। राइट, तो अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अगर आपको करना है तो आपको खाली इतना ही तो समझना है कि ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसके द्वारा आपका कोई इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी हमारी कोई पी वैल्यू आएगी डेटा की बेसिस पे, और हमको पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करना होगा। तो इसी कार्य को करने के लिए जो हमने अपना पहले वाला उदाहरण लिया था मार्क्स वाला, वहाँ पर हम अब अपना बार्टलेट टेस्ट लगाते हैं। तो आर सॉफ्टवेयर में बार्टलेट टेस्ट लगाने का हमारा कमांड होता है बार्टलेट BARTLETT.TEST, और इसी के हम पैरेंथेसिस में जो अपना फार्मूला है मार्क्स टिल्डा ग्रेड्स उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा आउटपुट इस प्रकार से आ जाएगा कि बार्टलेट के स्क्वायर की जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसकी वैल्यू हमारी 1.1382 आई है। ये काहे की वैल्यू है? ये इसकी वैल्यू है 1.1382 जो हमने अपनी डेटा की बेसिस पे निकाली है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो जाएंगी? 2a-1 अर्थात 3-1, और साथ ही साथ हमारा जो पी वैल्यू हमारी आ गई 0.566 आ गई। राइट, तो अब आप अपनी इस पी वैल्यू को देख करके अल्फा से कंपेयर करके आप अपना जो भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का कंक्लूजन है वो आप बहुत आराम से ले सकते हैं। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो देखिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये वाला कार्य आपको आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे जब आप अपने बार्टलेट टेस्ट को लगाते हैं तो देखिए ये इसका हमारा बेस पैकेज में हमारा बिल्ट इन है, और देखिए इस प्रकार से इसका हमारा आउटकम आ गया है। राइट, तो आपने देखा कि इसको लगाना कोई बहुत ऐसा कठिन काम नहीं है हमारे लिए। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अर्थात होमोजेनिटी ऑफ मीन और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस दोनों के बारे में बात करी है, और हमने आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताया और उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर बताया है। यहाँ पर मैं आपको फिर से आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर यूनिवेरिएट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करी है उसी को हम अपने मल्टीवेरिएट टेस्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाले लेक्चर में हम अब इस यूनिवेरिएट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो हमने 1 सैंपल 2 सैंपल लिए उसको हम मल्टीवेरिएट में कन्वर्ट करेंगे, और वहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा कन्वर्जन होता है और किस तरीके से हम यूनिवेरिएट को मल्टीवेरिएट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम अपने 1 सैंपल और 2 सैंपल को तो मल्टीवेरिएट में करेंगे, लेकिन जो हमारा ये होमोजेनिटी ऑफ मीन वाला टेस्ट है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, उसको भी हम मल्टीवेरिएट में सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अगर आपको 1 वे और 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट को यूनिवेरिएट को मल्टीवेरिएट में कैसे अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर ये समझ में आ जाएगा तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में करना बहुत आसान होगा, और उसको समझने के लिए आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही आसान होगा।
इसलिए अगले लेक्चर में आने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी हमने 1 सैम्पल टेस्ट 2 सैम्पल टेस्ट पढ़ के रखे हैं उनको आप एक बार थॉरोली रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में हम उनको मल्टीवीडियो सेटअप में कन्वर्ट करेंगे। साथ ही इस लेक्चर में हमने यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया है आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे कुछ और उदाहरण लीजिए, कुछ और डेटा सेट लीजिए। आपकी किताबों में बहुत सारे डेटा सेट होते हैं, या आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उससे संबंधित कोई भी डेटा सेट होते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सोचिए और उसको आर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हल करने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे आप इस तरह की डेटा एनालिसिस को समझते जाएंगे, अगर आपको यूनिवेरिएट में अगर इस तरह की डेटा एनालिसिस में आपका कमांड आता जाएगा, आई कैन एश्योर यू कि मल्टीवीडियो सेटअप में आपको उसको स्विच करने में बहुत आसानी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ में कि आप अगले लेक्चर में इन टॉपिक्स का रिवीजन करके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।